बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नॉइज़ पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा था और उसमें से हमने डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो निकाले थे। आज का टॉपिक भी नॉइज़ पोल्यूशन से ही मिलता जुलता है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक या अकॉस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है, कहते हैं द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स। जो अनडिजायरेबल साउंड्स हैं, ऐसी साउंड्स जिन्हें हम पसंद नहीं करते, हमें नहीं चाहिए, उनको रोकने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। और कैसे रोकने, बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस। हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो सॉफ्ट है और पोरस है, जैसे जो है वो ये फोम होता है या कपड़े होते हैं जो मोटे होते हैं, कर्टन्स वगैरह जो होते हैं। कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ। ये हमें पता है कि अगर सरफेस हार्ड होगी तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, एंड लेस इफ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड रग्स। ये ड्रेपरीज और रग्स क्या होते हैं, ये मोटे कपड़े हैं जो कि कर्टन्स वगैरह में यूज होते हैं। एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दस क्वाइट इको एंड सॉफ्टनिंग नॉइजेस। कहता है ये क्या करते हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को और इको जो है वो कम हो जाती है और नॉइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हॉल्स होते हैं, बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जो होते हैं या जो ये सिनेमा हॉल्स होते हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती। उनके ऊपर जो है वो ये कारपेट वगैरह लगा होता है, उनके फ्लोर के ऊपर कारपेट होता है। तो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुननी होती है, तो इसलिए वेरी हाई लेवल ऑफ साउंड होता है। तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए कि आपको ज़्यादा ऊंची ना लगे और अनकंफर्टेबल ना हो, वहाँ पे हम वहाँ पे जो है वो ये सॉफ्ट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। कहता है दस बाय यूजिंग सच मटेरियल इन नॉइजी प्लेसेस वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ द sound. However, if the surface of the classroom or public halls is too absorbent, the sound level may be low for audience. कहता है वो इतनी भी जो है वो absorbent material ना हो कि हमें आवाज सुनाई ना दे। Sometimes when sound reflects from the wall, ceiling and floor of the room, the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes garbled. कहता है कि इतनी ज़्यादा साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है एक दूसरे के साथ कि वो गार्बल्ड हो जाती है, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, गूंजना शुरू हो जाती है, हमें सुनाई नहीं देती। दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रेवर्बरेशन। इसको हम कहते हैं रेवर्बरेशन। तो ये यहाँ से सम टाइम से लेकर रेवर्बरेशन तक ये आपको शॉर्ट आंसर के तौर पे पूछा जा सकता है, ये आपने याद करना है। इसके अलावा कहता है इन द डिजाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स, ऑडिटोरियम्स और थिएटर हॉल्स अ बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रेवर्बरेशन एंड अब्जॉर्प्शन। कहता है ये बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ना बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो और ना बहुत ज़्यादा रेवर्बरेशन हो, मतलब आवाज़ें आपस में मिक्स भी ना हो और एब्जॉर्ब भी इतनी ज़्यादा ना हो जाए। इट इज़ ऑफन एडवांटेजियस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट द साउंड टू द ऑडियंस। कहता है हमेशा ये किया जाता है कि अगर कोई हॉल है तो उसकी बैक साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी जाती है ताकि आवाज़ आगे को जाए, पीछे को ना जाए। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई गई है कि पीछे की तरफ से आवाज़ ना आए, सारी आगे को जाए। और हॉल की जो छत होती है वो भी ऐसे अमूमन जो है वो कर्व्ड होती है, क्यों, ताकि साउंड ऊपर से भी रिफ्लेक्ट होके नीचे को आए। Generally, the ceiling of the halls, conference halls and theaters are curved so that after reflection may reach the all corners of the hall. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage. कहता स्टेज के पीछे कर्व्ड साउंड बोर्ड्स भी रखे जाते हैं so that sound after reflection distributed evenly across the hall. तो इस तरह से हमें पता चला कि फिजिक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, साउंड को किस किस तरह से मेंटेन करना है, तो उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन क्या ले सकते हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से ले सकते हैं कि विच प्रिकॉशन इज केप्ट अंडर कंसिडरेशन while
डिजाइनिंग द लेक्चर हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स। तो इसका आंसर यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे एंड तक आ जाएगा। ठीक है जी, ये टॉपिक भी हमने फिनिश कर लिया है, तो इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है वो करना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक भी हम साथ देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, नाम से समझ आ रही है। ऑडिबल मतलब जिसे हम सुन सके, फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, रेंज होती है लोअर और हाईएस्ट वैल्यू। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब वो साउंड उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं। तो मिनिमम साउंड जो ह्यूमन ईयर्स फील कर सकते हैं वो 20 हर्ट्ज की साउंड होती है, और मैक्सिमम जो सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज की है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो आवाज है ना, वो हमारे कानों में इतना इतना दर्द पैदा कर देगी, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और 20 हर्ट्ज से कम वाली हमें सुनाई नहीं देगी, हमारे ईयर ड्रम जो है वो उतनी स्लोली वाइब्रेट नहीं कर सकते इतनी स्लो साउंड से। कहता है वी नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर a sound only if its frequency lies between 20 Hz and 20,000 Hz. In other words, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 Hz nor the sound frequency more than 20 Hz. 20 Hz से कम या 20,000 Hz से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता ह्यूमन ईयर। ये नॉर्मल ह्यूमन ईयर की बात हो रही है। अब बाज़ कुछ लोगों को वैसे ही कम सुनने की जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो उनकी ये फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं होगी। और जैसे जैसे एज फैक्टर आता है, साउंड जो सुनने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। कहता है डिफरेंट पीपल हैव different range audibility, it also decreases with the age. Young children can hear the sounds of 20,000 hertz, but old people cannot hear even sounds above 50,000 hertz. ये तो एक्सप्लेनेशन है। डेफिनेशन ये है, ये डेफिनेशन आपने सबसे पहले लिखनी है। The range of the frequencies which a human ear can hear is called audible frequency range. ये डेफिनेशन लिख के फिर आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया होता है, इसको भी आपने बेटा लर्न कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को थ्योरी को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।